हेलो एंड मोस्ट वेलकम गाइस ऑन माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल पे आपको 11th 12th एंड बीकॉम रिलेटेड जितने भी आपके वीडियोस है लेक्चर्स है वो आपको इस चैनल पे मिलेंगे। मैं कोशिश करता हूँ दिन में 3 से 4 वीडियोस अपलोड करने की और इंशाल्लाह मैं ज़रूर ये कंटिन्यू रखूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है कंसेप्ट क्लियर करवाने की। तो इस चैनल पे आपको कॉमर्स रिलेटेड हर एक वीडियो मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। ये हमारा थर्ड लेक्चर है क्लास 11th के लिए। इसमें हम आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मैंने आपको पहले ही फर्स्ट लेक्चर में बताया था जो अकाउंटिंग होती है वो दो टाइप, उसके दो फैक्टर्स है जिस पे अकाउंटिंग बेस्ड है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्रिंसिपल्स। जब हम प्रिंसिपल्स, क्योंकि साइंस है, अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। दैट मीन्स इसके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे तभी आप इसको साइंस बोल सकते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या है प्रिंसिपल्स, हम इनको कहाँ कहाँ पे फॉलो करते हैं अकाउंटिंग में। चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस लेक्चर के? आपको फेमिलियर करना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को और आपके अंदर स्किल डेवलप करना कि जब आप भी अकाउंटिंग करो आपको इजीली वो अंडरस्टैंड हो कि कौन सा प्रिंसिपल मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं जब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आए कहाँ से प्रिंसिपल्स, ये क्यों इनको हम जर्नली बोलते हैं? जर्नल मतलब हर जगह एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रिंसिपल? ये वो प्रिंसिपल होता है जिसके अंदर लॉजिक हो, जिसके अंदर लॉजिक हो और फैक्टर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। जब ये दो तीन क्राइटेरिया एक प्रिंसिपल फुलफिल करता है तभी हम इसको प्रिंसिपल बोलते हैं मेरे दोस्तों। तो जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं? ये है वो गाइडलाइंस जो एक्सेप्टेड है हर एक जगह पे और ये हम यूज करते हैं रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिलिटी इन द preparation and presentation of financial statements. That means हर एक कंपनी अगर अपना अपना अकाउंटिंग मेथड फॉलो करेगी मेरे दोस्तों, क्या हम कंपेरिज्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आए और हम हर एक कंपनी उसको यूज़ कर रही है ताकि हमें सिमिलर रिजल्ट मिले। तो ये है जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल्स है इसमें। गैप प्रिंसिपल्स में आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं छोटा छोटा ही बता रहा हूँ दो चीज़ों का। एक होता है कंसेप्ट, दूसरा होता है कन्वेंशन। कंसेप्ट होता है बेसिक एजम्पशन या कंडीशन जिसपे अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल आपको एक घर बनाना है, उसकी बेस जब तक स्ट्रांग नहीं होगी वो घर स्ट्रांग नहीं बनेगा। तो बेस को स्ट्रांग करने के लिए आपको मेहनत करनी है। उसी तरीके से जब अकाउंटिंग कंसेप्ट क्लियर हो, अकाउंटिंग कंसेप्ट आपको समझ में आए तो आपको आगे इजी लगेगा अकाउंटिंग। जैसे वो बोलते हैं ना, बटर केक लगेगा आपको मेरे दोस्तों। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट किस चीज़ पे बेस्ड होता है? एजम्पशंस पे और कंडीशंस पे। कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन इज जो कस्टम्स है या ट्रेडिशंस है, इट इज़ मस्ट टू फॉलो। देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक अकाउंटेंट हो, आपको 2 साल हो गए अकाउंटिंग करते हुए। यहाँ पे और एक बंदा है, ये अकाउंटिंग कर रहा है पिछले 10 साल से। इसने बहुत सारा अनुभव लिया होगा एज कंपेयर टू दिस पर्सन, राइट? तो इसने बहुत सारे अपने मेथड भी यूज़ किए होंगे अकाउंटिंग में। तो जब वो कस्टम बन जाता है या ट्रेडिशन होती है जो अकाउंटेंट को मस्ट फॉलो टू प्रिपरेशन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको हम बोलते हैं कन्वेंशंस। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? कन्वेंशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट देखते हैं। गैप प्रिंसिपल्स। गैप प्रिंसिपल्स में सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, उसके बाद मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न। पहले हम एक एक करके ही बताता हूं मैं आपको, वरना आप बोर हो जाओगे। एंटिटी कंसेप्ट बताता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दो अलग पार्टीज है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, डोंट वरी आई एम गिविंग यू प्रॉपर एग्जाम्पल हियर। फॉर एग्जाम्पल ये मुकेश अंबानी है,
ये रिलायंस है, रिलायंस, ओके। दो पार्टीज, रिलायंस ने कुछ घपला कर दिया, फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए आप, रिलायंस ने कुछ गलत कर दिया, वायलेशन की, मुकेश अंबानी ठीक कर रहे हैं, केस लग गया। आप मुकेश अंबानी को केस नहीं कर सकते, आपको केस फाइल करना है रिलायंस को, नॉट मुकेश अंबानी, बिकॉज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सेज मुकेश अंबानी एंड रिलायंस आर टू डिफरेंट पार्टीज। मुकेश अंबानी अलग है, रिलायंस अलग है, यानी कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेस का ओनर अलग होता है मेरे दोस्तों। दिस concept assumes that the owners and the business are two different entities. It means that for the purpose of accounting, the business and its owner are treated as a two separate parties. बिजनेस अलग, ओनर अलग, एक जैसे नहीं है। सेकंड कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रही है, इट शुड बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। पैसे के टर्म्स में मेजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ये बंदा है, ये किस चीज़ से मेजर कर रहा है, ये मेजर कर रहा है पैसे से, इस बिजनेस का इतना है, ये छोटा है, तो स्केलिंग या मेजरिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस इन द बिजनेस शुड बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। तो मनी जो भी हैपनिंग्स है, ट्रांजैक्शंस है ऑर्गेनाइजेशन में, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, सच एज सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट, एक्सपेंसेस, इनकम, जो भी है वो रिकॉर्ड करते हैं हम बिजनेस में इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द टर्म्स ऑफ मनी। हर एक चीज़ जो भी बिजनेस में हो रही है, इट शुड बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। आप एम्प्लॉय की ऑनेस्टी, ये एम्प्लॉय की ऑनेस्टी नहीं मेजर कर सकते पैसों में, कैसे कर सकते हो, इसलिए हम इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखते। Okay guys, I hope you are understanding what I want to say here about this concept. अगर आपको कोई भी डाउट है, let me tell in the comment box, I can reply you properly, okay? चलिए आगे बढ़ते हैं। Going concern concept, assume that the business firm continue carry its operations indefinitely. For example, रिलायंस ने जियो लगाया, एक साल के लिए नहीं लगाया मेरे दोस्तों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट। इनको पता है कि जियो तब तक चलेगा जब तक लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तब तक चलेगा जब तक फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस हैव अनलिमिटेड लाइफ फॉर फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वुड नॉट बी लिक्विडेट इन foreseeable in future. This is important assumption of accounting at is provides a very basis for showing the value of assets in the balance sheet. For example, आपने जियो का टावर लगाया, ये बैलेंस शीट ले लो। आपने टावर लगाया, आपने बिजनेस जियो का टावर लगाया, आपने इसमें लगाया कि बैलेंस शीट में ये बिजनेस का एसेट है और हम इसे रेवेन्यू जनरेट तब तक करेंगे जब तक लोग फ़ोन यूज़ करेंगे। इसको हम बोलते हैं कि बिजनेस हैव इन्फिनिटी लाइफ, बिजनेस की बहुत लंबी लाइफ है। ये हम इसलिए ये गोइंग कंसेप्ट इज एसेंशियली इम्पॉर्टेंट एंड हैज़ बीन इनक्रिप्टेड इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, वाह, अकाउंटिंग पीरियड। लेट मी टेल यू हियर the span of time at which the financial statements of enterprise is prepared to know whether it is earning profit। यहाँ इसका नुकसान हो गया। हम लोग क्यों अकाउंटिंग करते हैं, हम ये समझते हैं लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया माय डियर फ्रेंड्स, या प्रॉफिट हो गया। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम इस तरीके से कंटिन्यूसली सेल करते रहेंगे, पैसे को देखेंगे नहीं, तो हमें कब पता चलेगा कि हमें नुकसान हुआ या प्रॉफिट हुआ। इसलिए अकाउंटिंग में इस चीज़ का पीरियड का कंसेप्ट आया। जो अकाउंटिंग पीरियड हम स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल एवरी ईयर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 ईयर का कंसेप्ट लिया गया है, यहाँ पे 2009 और 2010, 1 अप्रैल एंड 31 मार्च, ये एक अकाउंटिंग पीरियड हो गया मेरे दोस्तों। तो ताकि हम अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो
कैलकुलेट कर सके, अपने शेयर होल्डर्स को बता सके कि बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या नुकसान में है। इसलिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट इसमें लाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। कास्ट कंसेप्ट माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज दैट? दैट मीन्स द कास्ट वो चीज़ होता है जो मैंने फर्स्ट, अगर आपने ये पता नहीं है कास्ट किसको बोला जाता है, आप मेरा सेकंड लेक्चर देख लीजिए प्लीज़। उसमें मैंने कास्ट को 5 मिनट में एक्सप्लेन किया है कि कास्ट किसको बोला जाता है। कास्ट कंसेप्ट रिकॉर्ड्स ऑल द एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द परचेज प्राइस। परचेज प्राइस पे फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस के लिए कोई एसेट लाया, कोई नया टूल लाया, वो आप किस प्राइस पे अपने अकाउंट्स पे रिकॉर्ड करोगे? एट परचेजिंग प्राइस। परचेजिंग प्राइस पे ही आप यहाँ रिकॉर्ड करोगे। किस प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे? परचेजिंग प्राइस पे। वेदर इट इज एक्विजिशन, whether it is transportation, whether it is installment or making the asset ready to use, ये जो 3 कॉस्ट्स है ये उसमें ऐड करोगे। फॉर एग्जांपल आपने मशीन लाया, मशीनरी लाई मुंबई से, कहाँ से? मुंबई से। वो 1,000 रुपये की थी और उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा 200 एंड उसमें इंस्टॉलमेंट कॉस्ट लगा 300। ये आपका कितना बन गया मेरे दोस्तों? 1300 रुपीज़। कितने बन गए? 1300। इतना सारा कास्ट आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाल दोगे। क्यों डाल दोगे? क्योंकि ये एक्चुअल कास्ट है जो बिजनेस ने इनकर्ड किया इस एसेट को खरीदने के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं इसलिए ये छोटे छोटे बना रहा हूँ ताकि आपको टिप ऑफ द टंग याद हो। अगर मैं लंबा खींचूंगा 1 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ मैं एक कंसेप्ट पे, लेकिन मैं वैसा नहीं करूंगा क्योंकि आप नए हो। आपको अगर थोड़ा थोड़ा समझ आएगा तभी आपके पेशेंस बनेगा आपके अंदर और आगे बढ़ने की क्षमता रहेगी। इसलिए मैं ये छोटे छोटे ही बना रहा हूँ मेरे दोस्तों। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हो, मैं आपका डाउट वहाँ पे भी क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं फिर से आपको पढ़ाऊंगा, बिकॉज आई लव टीचिंग माई डियर स्टूडेंट्स एंड माई डियर फ्रेंड्स। मैं स्टूडेंट नहीं बोल सकता क्योंकि मैं आप जैसा ही हूँ, बट आई कैन से यू माई फ्रेंड्स। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज द फाउंडेशन और द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि सब अकाउंटिंग, जितना भी सारा अकाउंटिंग है ये इसी पे बेस्ड है। क्योंकि दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू fold effects and should be therefore recorded in 2 places. In other words, at least 2 accountants must be involved in recording the transactions. क्या रिकॉर्डिंग जब हम करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजैक्शन होती है मेरे दोस्तों, ये किस तरीके से होती है? अगर इस साइड आपने माल खरीदा, आपने परचेज किया, आपने परचेजिंग की, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे माल खरीदा, आपने परचेजिंग की, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैश आपका नीचे चला जाएगा, इस साइड ऊपर हो जाएगा। दैट मीन्स एवरी ट्रांजैक्शन हैव 2 ड्यूअल एस्पेक्ट इफेक्ट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स होते हैं, एक साइड बढ़ेगा, दूसरे साइड घटेगा। तो इसलिए ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन पास करते हो उसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट डेबिट, को थोड़ा साफ करता हूँ मैं, थोड़ा साफ करता हूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट फॉर एग्जांपल। ओके, क्या कैश भी चला गया और स्टॉक आ गया। इसका मतलब क्या है? एवरी डेबिट हैव इट्स ओन क्रेडिट माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट ये क्या बोलता है कि जब आपके बुक्स में वो रेवेन्यू आपके पास आ जाए जो आपने कमाया, तभी आप उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे। क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। फॉर एग्जांपल आपने सेल्स की, सेल्स आपने की, अब तक आपने पैसे वहाँ से रियलाइज़ नहीं किया, तो जब आप पैसे रियलाइज करोगे, पैसे आपके पास आ जाएंगे, देन यू कैन रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तब तक आप रेवेन्यू, प्रॉफिट कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते जब तक वो आपके पास ना आ जाए। रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन इट कम्स इन योर हैंड्स। ओके, ये बहुत ईजी है, इसका कोई उतना वो नहीं है कि पैसा आ गया तभी लिखना पड़ेगा अकाउंट्स में। सिंपल बता रहा हूँ मैं भाइयों। मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट बताता है कि जो भी आपने रेवेन्यू कमाया, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेंसेस,
यहाँ पे हम लिखेंगे रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल आपने एक्सपेंसेस किए 8,000, यहाँ पे आपका सेल या रेवेन्यू हो गया 10,000, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2,000 रुपीज़। तो ये जो 2,000 है ये इससे मैच होना चाहिए, यानी कि एवरी expenses should be matched or should be deducted from the same kind of revenue। ये भी 8,000 इसी 10,000 से काटने हैं, किसी और से नहीं काटने, किसी दूसरे आइटम से नहीं काटने हैं। समझ रहे हो बात को? ये 10,000 ये 8,000 इसी से काटने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं कि एवरी ट्रांजेक्शन एवरी एक्सपेंसेस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ रेवेन्यू ओके इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल एक साल में जितना भी आपका रेवेन्यू है, जितने भी आपके एक्सपेंस है, उसी से वो डिडक्ट करने पड़ेंगे। समझ रहे हो बात को? वेरी इजी माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। Disclosure requires that all material and relevant events concerning financial performance of the business must fully completely disclosed in the financial statements and their footnotes। यानी कि जो भी बिजनेस में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, यू शुड रिकॉर्ड दैट इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ताकि जितने भी आपके रिलेटेड इंटरेस्टेड पार्टीज है उनको प्रॉपर और करेक्ट इंफॉर्मेशन मिले आपकी बिजनेस की, तभी आपकी ग्रोथ हो सकती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट मीन्स you should follow same process, same principle and uniform principle for a consistently over the period of time। For example there are different methods। जब आप आगे पढ़ोगे ना मेरे दोस्तों, for example आपने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया, स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का इस साल 2010 में फॉर एग्जांपल, और 2011 में आप रिटन डाउन मेथड यूज़ कर रहे हो, उससे डिफरेंट रिजल्ट आएगा। इस कंसेप्ट का कहना ये है कि बिजनेस हर एक साल नहीं कह सकते, लेकिन विद इन ए फिक्सड पीरियड ऑफ टाइम 3 साल 4 साल एक ही प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए कंसिस्टेंटली, ताकि उसके जो रिजल्ट्स है वो बाइफरकेट ना हो, वो डिफरेंट ना हो एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक। ये बहुत ईजी कंसेप्ट है, इसका वो उतना वो नहीं है, महत्व नहीं है। कन्वर्टिज्म कंसेप्ट, इसका मतलब क्या है? कंजर्व, कन्वर्टिज्म दैट मीन्स, इसका मतलब कन्वर्टिज्म इसका मतलब क्या है? बचाना, अपने बिजनेस को बचाना। किस चीज़ से बचाना? लॉसेस से। ये बोलता है ये कंसेप्ट दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल इट इज़ नॉट रियलाइज। प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो जब तक वो आपके पास ना आए, लेकिन लॉस अगर आपको लग रहा है कि हो जाएगा, वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो पहले ही। अगर रिमोट पॉसिबिलिटी है लॉस की, वो आपको रिकॉर्ड करना है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्यों ये करते हैं? ताकि जो क्लाइमेटीज़ है, जो बिज़नेस के उतर चढ़ाव है, वो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो वरना हमारा बिज़नेस जो है वो जो हमारा बिज़नेस है उसका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जाएगा मेरे दोस्तों। उससे क्या होगा? बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। अगर हम लॉस नहीं लिखेंगे, वो रियलाइज़ नहीं करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट को देखेंगे, और हमारा जो प्रॉफिट की चांसेस है वो अगर डिक्रीज़ हो गए तो हमारा क्या बनेगा? Objectivity concept requires that accounting transactions should be recorded in objective manner, free from bias of accountants and others। This can possibly when each transaction is supported by verified document and vouchers। इसका मतलब ये क्या है कि हर एक ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट होना चाहिए, ताकि जो अकाउंट्स है, कि देखो क्या होता है, अकाउंटेंट जो होता है वो ह्यूमन होता है। ह्यूमन से क्या होता है? एरर होता है। उस एरर को बचाने के लिए हम लोग काम करते हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखते हैं। देखो वोचर है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से सपोर्ट होना चाहिए, उसको सपोर्ट मिलना ही मिलना चाहिए मेरे दोस्तों। ओके, अगर हम डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट नहीं करेंगे, कल कोई केस कर देगा, तो लॉ क्या मानता है? जब लॉ की बात आती है, लॉ मीन्स वो क्या, वहाँ पे किस चीज़ की नीड होती है? डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है देन यू कैन स्यू, आप केस कर सकते हो, आप अपने पैसे ले सकते हो, राइट। ये था हमारा अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है मेरे दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। और साथ में ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सपोर्ट अस, वी मेक फ्री कंटेंट्स फॉर होल फैमिली ऑफ कॉमर्स। और द स्टूडेंट जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते यार, उनका दर्द समझो।
जब आप इस पे वीडियो पे लाइक करोगे ये उस बंदे के पास भी पहुंच जाएगा जिसकी एक्सेस नहीं है एजुकेशन की, वो बंदा जो ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता, जिसके पास पैसे नहीं है। तो यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हो, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हो, हमारी वीडियोस फुल देखते हो, तो ये आगे आगे पहुंचता है। जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता उसके पास भी पहुंचेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।